कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुमुद बेचैनी से चारों तरफ देख रही थी। कुछ पल के लिए जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन जैसे ही शशांक के चेहरे पर नजर गई, वो घबराते हुए नर्स से अपने हाथ छुड़ाकर शशांक का हाथ पकड़कर उसे चारों तरफ से छूकर देखने लगी। शशांक समझ नहीं पा रहा था कि कुमुद ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसे लगा कि शायद एक्सीडेंट का याद आ गया हो, जिससे वो डर गई। वो जल्दी से कुमुद को अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है। कुमुद रोते हुए बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? आप बहुत बुरे हो। आपको पता है अगर थोड़ा भी लेट होता तो क्या हो सकता था? वो गाड़ी आपकी तरफ स्पीड से बढ़ रही थी। फिर वो उसके सीने से सर निकालते हुए, आप सच कह रहे हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम सॉरी, मैंने आपको धक्का दे दिया, लेकिन मैं धक्का नहीं देती तो वो गाड़ी आपको ठोकर मार देती। वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, मुझे समझने में देर हो गई ठाकुर साहब। आपकी मोहब्बत ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। नफ़रत और नाराज़गी में मैं इस मोहब्बत को दबाना चाहती थी, लेकिन यकीन मानिए आपको तकलीफ़ में देखकर मुझे भी कोई खुशी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मैं कठोर बनने का दिखावा करती थी। लेकिन जब वो गाड़ी आपकी तरफ बढ़ रही थी तो ऐसा लगा किसी ने मेरी सांसें छीनने की कोशिश की है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी आपके बिना। जानती हूँ पहले आपको बहुत इंतज़ार करवाया है। आई लव यू ठाकुर साहब, बहुत बहुत प्यार करती हूँ आपसे। कहते हुए फिर से वो उसके सीने से लिपट गई। शशांक भी अब बहुत हद तक सारी बातें समझ गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। ये आंसू उसकी खुशी के थे, उसकी तड़प के थे। वो भी कुमुद को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। डॉक्टर और नर्स कुछ देर तक हैरानी से दोनों को देखते रहे, लेकिन उनके होठों पर भी मुस्कान थी। शशांक और कुमुद दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए जैसे तैयार नहीं थे। शशांक जैसे आज सही मायने में कुमुद को पूरी तरह से पा लिया था। कुमुद अभी भी याददाश्त जाने से पहले की यादों में खोई हुई थी। आज उसे सुकून मिल रहा था। जो फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी उसे महसूस होती थी, आज वो खत्म हो गई थी। शशांक की बाहें उसे अपना सुरक्षा कवच लग रही थी, जिसमें वो सुरक्षित थी। डॉक्टर बोले, सर हमें अभी मैम का चेकअप करना है। डॉक्टर की आवाज़ से दोनों होश में आए। कुमुद डॉक्टर और नर्स को देख थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। उसे अब शशांक को देखने में भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपने डर की वजह से अपना लव कन्फेशन तो कर लिया था, लेकिन अब उसे शशांक की ओर देखने में भी उसे अजीब फील हो रहा था। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोले, मिस्टर ठाकुर अब आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। कुमुद डॉक्टर के मुंह से आपकी पत्नी सुनकर हैरान हो गई। डॉक्टर के जाने के बाद कुमुद शशांक की तरफ देखती हुई मन ही मन इन सवालों के जवाब ढूंढने लगी थी। शशांक कुमुद के चेहरे पर आते जाते भाव को देख समझ रहा था कि कुमुद को इस वक्त केवल पास्ट की बातें याद है। वो कुमुद के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ पूछना है? कुमुद बोली, मैं यहाँ कब से हूँ? शशांक बोला, 2 घंटे से। कुमुद अपनी आंखें बंद करते हुए सारी बातों को याद करने की कोशिश करने लगती है। उसे याद आता है कि शशांक को तो उसने धक्का दे दिया था, लेकिन गाड़ी उससे टकरा गई थी। उसके कानों में धीरे धीरे शशांक की बातें गूंजने लगी, जो उसका एक्सीडेंट होने पर शशांक कह रहा था। लेकिन जब उसका पूरी तरह से होश खो गया था, उसके बाद की बातें याद नहीं आ रही थी। अब उसके सर में दर्द होने लगा था, जिससे वो अपने दोनों हाथों से सर को दबाने लगी। शशांक उसे अपनी आगोश में लेते हुए उसके सर को सहलाने लगा। कुमुद उससे छूटने की कोशिश करने लगी। शशांक बोला, प्लीज़ शांत हो जाइए, अभी सर पर इतना दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। कुमुद को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत सारी बातें शशांक से पूछना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे, क्या पूछे। शशांक के सीने से ऐसा लग रहा था जैसे इस एहसास को वो पहले से ही महसूस की हुई है। शशांक बोला, जान इस वक्त आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे हैं,
लेकिन जब आप खुद को थोड़ा शांत करेंगी तो धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुमुद शशांक की बातें सुनकर पूरी तरह से शांत हो जाती है। शशांक उसे धीरे से बेड पर लेटाते हुए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं डिस्चार्ज पेपर की फॉर्मेलिटी पूरा करके आता हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे। कुमुद केवल हाँ में सर हिला देती है। शशांक बाहर आकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, थैंक यू भगवान, आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। कुमुद मुझे याददाश्त जाने के पहले से ही प्यार करती है, ये महसूस करके दिल खुशी से उछाले मार रहा है। अब बस जल्दी से एक्सीडेंट की बातें भी याद आ जाए। फिर वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला जाता है। डॉक्टर बोले, वैसे तो मैंने बता दिया है कि अब आपकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेक करने के दौरान मुझे लगा कि शायद उनके सर में चोट आई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं। इसलिए आप एक बार जिस डॉक्टर ने उनके सर का ऑपरेशन किया था उससे एक बार मिल लीजिएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन और बाकी पेपर रेडी करके दे देते हैं। कुमुद शशांक के जाने के बाद शशांक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। पहले प्यार के पहले एहसास से रूबरू इस वक्त बेहद ही मासूम लग रही थी। उसे शशांक के पास रहने का भी मन कर रहा था और शर्म से उससे दूर भागने का भी। पेट में हजारों तितलियां उड़ रही थी, दिल में खलबली मची हुई थी, चेहरा हया से गुलाबी हुए जा रहा था। शशांक जैसे ही कमरे में आता है, कुमुद की धड़कनें स्पीड से दोगुनी धड़कने लगती हैं। वो शशांक से नज़रें चुराने लगती है। शशांक उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था, उसके भी होठों से मुस्कान जा नहीं रही थी। वो कुमुद के पास आते हुए झटके से उसको अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे कुमुद शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब तक वो कुछ समझती वो कमरे से बाहर कॉरिडोर में थी। लगभग हर आते जाते लोगों की नज़र उन दोनों पर थी। कुमुद शर्म से अपना चेहरा शशांक के सीने में छुपा लिया। शशांक कुमुद की इस क्यूट सी हरकत पर मुस्कुरा दिया। बाहर ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। शशांक कुमुद को गोद में लिए अंदर बैठ गया, लेकिन कुमुद उसके गोद से हटने की कोशिश कर रही थी। शशांक उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, शांति से बैठिए, नहीं तो। कुमुद गुस्से से बोली, नहीं तो क्या। शशांक गाड़ी का पार्टीशन ऑन करते हुए उसके होठों को लॉक कर दिया। कुमुद की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। शशांक उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आई ब्लिंक कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि नहीं तो वो क्या कर सकता है। कुमुद चिढ़ते हुए उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, लेकिन शशांक की पकड़ मजबूत थी। कुमुद गुस्से से शशांक को मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो शशांक को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। शशांक की उंगलियां उसकी कमर पर हरकत करने लगी। कुमुद धीरे धीरे शशांक की करीबी में पिघल रही थी। धीरे धीरे उससे महसूस हो रहा था कि वो शशांक के साथ इतने प्यार भरे पल गुजार चुकी है। वो भी अपनी दोनों बाहें शशांक के गले में डाल आंखें बंद किए इस पल को महसूस कर रही थी और दिमाग में धीरे धीरे पुरानी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद शशांक उसे अपने सीने से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करने लगा। कुमुद लंबी सांसें लेने के बाद शशांक के सीने से लिपटी अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब सारी बातें याद आ गई थी। शशांक कुमुद को अब इतने शांति से अपने सीने से लिपटा देख उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, क्या हुआ जान, अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। कुमुद बोली, कौन सी पत्नी को अपने पति के प्यार करने से गुस्सा आएगा। शशांक ये सुनते ही खुशी और हैरानी से कुमुद को देखा। कुमुद की आंखों में उसे अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो इस वक्त बयान नहीं कर सकता था कि उसे क्या महसूस हो रहा था। वो आंखों में नमी लिए कुमुद को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। कुमुद भी मुस्कुराते हुए फिर से उसके सीने से लग गई। दोनों खामोश थे, लेकिन धड़कनें एक दूसरे का शोर बखूबी सुन रही थी। दोनों को होश तब आया जब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। शशांक कुमुद को गोद में लिए बाहर निकल आया। ड्राइवर को गाड़ी पार कर अपने घर जाने को कहकर कुमुद के लिए प्राइवेट लिफ्ट में आ गया। वो अपने ऑफिस वाले पेंट हाउस में आए थे। दोनों अपने कमरे में आ गए। कुमुद बोली, ठाकुर साहब, हम लोग तो आज घर जाने वाले थे ना। शशांक उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, आज आप आराम कीजिए, हम लोग कल चले जाएंगे। कुमुद बोली, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पता चला वो ट्रक हमारे पीछे क्यों पड़ा था। शशांक बोला, वो जो भी था अपने अंजाम तक पहुंच गया है, आपको इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए कहा है।
कुमुद आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। शशांक भी उसके पास लेटते हुए अपनी बाहों में ले लिया। कुमुद के दिमाग में सारी बातें चल रही थी। अब उसे सब कुछ याद था, इसलिए उसका शक शैलजा और विजय ठाकुर पर जा रहा था। कुमुद के सोने के बाद शशांक ऑफिस के नीचे वाले बेसमेंट में आया, जहां पर्स से उस गुंडे को बांध कर रखा गया था। शशांक की आंखें उसे देखते ही आग उगलने लगी। उसने गुस्से से पहले तो उसकी पिटाई की, जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड को विजय ठाकुर और शैलजा को उठाने के लिए कहा। इधर वरुण दिन भर ऑफिस में था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ। उसे लगा कि अब तक तो शशांक और कुमुद घर पहुंच गए होंगे। वो रात को जब घर आया तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे घर में कोई ना हो। तभी किचन से सर्वेंट बाहर निकलकर टेबल पर खाना लगाने लगा। वरुण बोला, मॉम डैड कहाँ हैं? सर्वेंट बोला, पता नहीं सर, शाम के बाद से हमने नहीं देखा। वरुण ये सुन जल्दी से उनके कमरे में गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब वो परेशान हो गया। वो लगातार दोनों का नंबर डायल करने लगा, लेकिन दोनों का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। शशांक घर पर जैसे ही सबको फ़ोन करके बताया कि कुमुद की याददाश्त वापस आ गई है और वो ठीक है, तो सभी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। कुमुद सबसे बातें कर रही थी। सुनील जी और सुभद्रा जी उसे खुश देख चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तब कुमुद अब शशांक ने सारी बातें बता दी। सभी परेशान हो गए, लेकिन शशांक ने कहा कि अब सब ठीक है, वे लोग कल वापस आ जाएंगे। रात के समय शशांक कुमुद को लेकर एक होटल में गया। उसने शाम को ही वहाँ के मैनेजर को सारे अरेंजमेंट करने को कह दिया था। उनका डिनर होटल के टेरिस पर रखा गया था। कुमुद शशांक का हाथ पकड़े जैसे ही वहाँ पहुँची, दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। कुमुद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आगे भी सारी तैयारियां बहुत खूबसूरत हुई थी। शशांक चेयर पर बैठते हुए कुमुद को अपनी गोद में खींच लिया। दोनों डिनर करने के बाद वहीं पर लगे गद्दों के ऊपर लेटते हुए खुले आकाश को देखने लगे, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। उनके बीच चांद अपने आधे रूप में धरती पर अपनी किरणें बरसा रहा था। शशांक कुमुद के पास आते हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो एक डर था वो दिल से निकल गया। कुमुद उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोली, नॉट फेयर ठाकुर साहब, बीबी का डर दिल से कभी नहीं निकलना चाहिए। कहते हुए वो हंस पड़ती है। शशांक मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम कर बोला, डर लगता है ना आपको खोने से? कुमुद बोली, इतनी मोहब्बत करते हैं? शशांक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इससे भी ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। जिस तरह इस आकाश को मापने का कोई पैमाना नहीं है, उसी तरह मेरी मोहब्बत को मापने का भी कोई पैमाना नहीं है। कुमुद बोली, पता नहीं आपकी जितना मोहब्बत मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक वादा है, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी कुमुद का दिल धड़कता रहेगा। आप चाहे इस जहां में हो या उस जहां में, चाहे हमें मोक्ष मिले या जन्मों पर जन्म, हर जन्म आप मुझे पाएंगे। लेकिन अगर कभी भी आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर मैं आपके तरफ जाने वाले हर रास्ते को मोड़ दूंगी। शशांक कुमुद के होठों को चूमते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों फिर से अपनी मोहब्बत के सफ़र पर चल पड़े थे। लगभग 6 साल बाद एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। टीवी पर कोई न्यूज़ आ रही थी। वहाँ न्यूज़ के साथ एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था। सभी की नज़रें टीवी पर टिकी हुई थी। न्यूज़ एंकर बोला, आज तक हमने बहुत सारे नेता, बिजनेसमैन, बॉलीवुड सितारे और खेल जगत से जुड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है। आज पहली बार हम अपने ही डिपार्टमेंट के एक सक्सेसफुल न्यूज़ एंकर और इस न्यूज़ चैनल के ऑनर का इंटरव्यू लेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना ये मुकाम बनाया है। तो स्वागत करते हैं मिसेज कुमुद शशांक ठाकुर का। अब कैमरा उनकी तरफ घूम चुका था। स्क्रीन पर कुमुद का मुस्कुराता चेहरा देख अचानक हॉल में खेलता एक 5.5 साल का बच्चा चिल्लाकर बोला, छोटे जल्दी आ, टीवी पर मासी माँ का इंटरव्यू आ रहा है। ये सुनते ही सीढ़ियों से एक 3 साल का बच्चा दौड़ते हुए आया। लेकिन मम्मा का टाइम तो शाम के 6 बजे है ना? तभी उस बच्चे के पीछे से आता एक आदमी उसे गोद में उठाकर बोला, कितनी बार कहा है इस तरह दौड़ा मत कीजिए, चोट लग जाएगी। वो बच्चा उस आदमी के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोला, पापा आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अरे मैं तो बातों में भूल ही गया, असुम भाई ने कहा है मम्मा टीवी पर आ रही हैं।
वो आदमी बोला, अच्छा तो मेरे राजकुमार को अपनी मम्मा को देखना है। तभी नीचे से दादी की आवाज़ आती है, क्राइम पार्टनर जल्दी से आ जा, मेरी बड़ी वाली क्राइम पार्टनर का इंटरव्यू आ रहा है। ये सुनते ही सभी बाकी लोग दादी को घूर कर देखने लगते हैं। वो बच्चा बोला, पापा जल्दी चलो ना। वो आदमी उसे नीचे लेकर आते हुए उस बच्चे को दादी की गोद में देकर सोफे पर बैठ जाता है। वहीं बैठी एक औरत बोली, शशांक तू अभी तक यहीं है, जानता है ना बहू की तबीयत ठीक नहीं है। वो आदमी मतलब शशांक मुस्कुराते हुए बोला, मॉम आपकी बहू को पहुंचा कर ही आया हूँ। इस इंटरव्यू के बाद अभी उनका 2 घंटे का काम है। मैं तो रुकना चाहता था लेकिन उन्होंने खुद मुझे भगा दिया, कहते हुए मुंह बना लेता है। ये देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी दादी की गोद से वो बच्चा उतरते हुए बोला, पापा मम्मा ने आपको भगाया नहीं है, आपको काम करने के लिए कहा है। शशांक उस बच्चे का गाल चूमते हुए बोला, मम्मा का चमचा, चिंता मत कर, मेरी प्रिंसेस भी कुछ दिनों में आने वाली है। वो बच्चा थोड़ा उदास होकर बोला, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। शशांक उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो मेरी धड़कन हो, कहते हुए उसे गुदगुदी करने लगता है। वो बच्चा भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। सुलोचना जी बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, क्यों मेरे बच्चे की हमेशा टांग खींचता है। शशांक बोला, आपका ये छोटा सा बच्चा ना बहुत ज़्यादा शैतान है। असुम पहले आप लोग शांत हो जाइए, मुझे मासी माँ का इंटरव्यू सुनना है। ये सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। दोनों बच्चे सोफे पर एक जगह बैठते हुए टीवी पर नजरें गड़ा देते हैं। किचन से कुसुम ढेर सारे पॉपकॉर्न लेकर आते हुए टेबल पर रख देती है। तभी अनुज बाहर से आता है। उसके गोद में 1 साल की एक बच्ची थी जो उसके कंधे पर ही सो गई थी। कुसुम उसे देखते हुए बोली, आपके गोद में जाते ही सो गई, मुझे सुबह से ही परेशान कर दिया। अनुज मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस को कोसना बंद कीजिए, मैं अभी इसे कमरे में सुला कर आता हूँ। कुसुम बोली, अपने बेटे असुम का गाल खींचते हुए, आपके प्रिंसेस से अच्छा मेरा बेटा है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। असुम मुस्कुरा देता है। न्यूज एंकर बोले, तो मिसेस ठाकुर हम जनता के सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि आपकी इस सक्सेस के पीछे क्या राज है। कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पापा। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या खास है भाई, सबके पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी इस दुनिया को देखा है, मुझे नहीं लगता कि ये बात पूरी तरह से सच है। इस दुनिया के 50% पापा तो बेटियों को बोझ ही समझते हैं। इनमें से कुछ पेट में ही मार देते हैं तो कुछ जन्म होने के बाद हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मारते हैं। बचे 50% में से 45% अपनी बेटियों को जिम्मेदारी मानते हैं। हाँ, उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, बेटी की शादी हो जाए तो वो गंगा नहा ले। चाहे इसमें बेटी की मर्जी हो या ना हो, बस शादी किया उसके बाद वो वहाँ जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी कोई बेटी मुंह खोलकर कहे भी कि उसे वहाँ तकलीफ है तो उसको तकलीफ से निकालने के बदले कहेंगे, रिश्ते में थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि पापा के होने से कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मुझे इस बात में पूरा 100% सच्चाई नहीं दिखती। लोग कहते हैं बेटियां घर में सुरक्षित है, लेकिन क्या सच में बिटिया घर में सुरक्षित है। हमारे देश में ज़्यादातर ऐसे मामले आए हैं जहां बेटियां घर में ही शोषण का शिकार हुई हैं, लेकिन माँ बाप मुँह नहीं खोलते। उन्हीं में से कुछ ऐसे पापा होते हैं जो कहते हैं कि वो तो अपनी बेटी को आकाश में उड़ने देना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि बाहर बाज बैठे हैं जो उन्हें नोच खाएंगे। ये तो हो गया 95% पापा के बारे में। अब आते हैं 5% वाले पापा पर। मेरी माने तो ये 5% वाले ही रियल मायने में पापा हैं। अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए वे न केवल कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं कि उनकी बेटी बेटों से कम नहीं। उनके लिए बेटियां बोझ या जिम्मेदारी नहीं होती, वो उनके जिस्म का एक हिस्सा होती हैं, उनके जिगर का टुकड़ा होती हैं। इसी 5% में से मेरे पापा आते हैं। आपको पता है, जहाँ दुनिया कहती है कि बेटियों को वो भी उड़ने देना चाहते हैं लेकिन बाहर के बाजों से डरते हैं, वहाँ मेरे पापा क्या करते हैं। मेरे पापा मुझे केवल उड़ना नहीं सिखाए बल्कि मुझे बाज बनाते हैं। जहाँ दुनिया के बहुत सारे पापा अपनी बेटियों को रात के वक्त घर से बाहर जाने से मना करते हैं
क्योंकि उन्हें डर होता है कि बाहर भूखे भेड़िए बैठे हैं, वो कहीं उनकी हिरनी का शिकार ना कर लें। वहाँ मेरे पापा मुझे शेरनी बनाकर उन भेड़ियों का शिकार करना सिखाए हैं। ऐसे पापा किस्मत वाले को मिलते हैं। ऐसे पापा पर गर्व होता है। ऐसे पापा का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। बाकी जो लोग कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्ज नहीं उतारा जाता, उनसे एक बार पूछिए कि सच में क्या वे ऐसे माँ बाप हैं जहाँ बच्चे उनके कर्जदार हों? क्या केवल पैदा कर देने से उनके बच्चे उनके जागीर हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो जानवर भी उतना ही दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म देता है। एक नाजायज़ रिश्ते से भी पैदा हुआ बच्चा उतनी ही तकलीफ से पैदा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि वे लोग आसमान से टपक जाते हैं। न्यूज़ एंकर के साथ पूरे देश में जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे थे, पहले तो कुमुद की बातें सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी एक एक बात लोगों के दिल और दिमाग में समझ में आ रही थी, उनके होठों पर मुस्कान आ रही थी। न्यूज़ एंकर बिना कुछ कहे उठकर जोरदार पहले ताली बजाती है। बाहर बाकी स्टाफ भी उनका साथ देते हैं। कुमुद मुस्कुरा देती है। न्यूज़ एंकर बोली, क्या कहूँ मैं, आपने पहले ही सवाल पर मेरे साथ साथ सारे दर्शकों को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुमुद बोली, मेरा इरादा किसी को क्लीन बोल्ड करना नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी कही बातों से हमारे समाज में एक नया परिवर्तन आए। न्यूज़ एंकर बोली, मैम ये तो हो गया आपके सक्सेस का राज। अगर सच में सबके पापा आपके पापा जैसे हो तो हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। अब दूसरा सवाल, आप प्यार के बारे में क्या सोचती हैं? कुमुद बोली, मेरे लिए प्यार का एक ही मतलब है मेरे ठाकुर साहब। आज से 7 साल पहले ना मुझे प्यार में यकीन था, ना ही मैं कभी चाहती थी कि ये बीमारी मुझे लगे। बहुत सारे मूवी में, स्टोरियों में, यहाँ तक कि मैंने अपने स्कूल और कॉलेजों में मैंने लव का एक अलग रूप देखा जिससे मुझे नफरत होती थी। लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी इसे सिर्फ टाइम पास समझती थी। आजकल स्कूल हो या कॉलेज, अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है या किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो लगता है जैसे दुनिया में उससे कंगाल कोई नहीं है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे शब्द मेरे लिए एक गाली के जैसी है। ये सब देखते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँगी। मेरे पापा की सोच ऐसी थी कि उनके लिए बेटी का किसी का हाथ थामना ज़रूरी नहीं था। पापा ने हमेशा बताया कि वो हम दोनों बहनों को इतना काबिल बना देंगे कि किसी और का हाथ थामने की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे मेरी माँ दिल की अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा हम दोनों बहनों के लिए परेशान हो जाती थी। जब पापा हम दोनों बहनों को किचन में नहीं जाने देते थे तो माँ कहती थी कि ससुराल में कैसे रहेगी। तब मेरे पापा कहते थे, मेरी बेटियाँ खुद उस मुकाम पर रहेंगी जहाँ से वो खुद सारे सुख सुविधा अफोर्ड कर सके। जिससे माँ कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी। कहते हुए वो हंस देती है। लेकिन कहते हैं ना, अगर ये मोहब्बत जैसी चीज़ बनी है, इसका मतलब है कि वो इस धरती पर कहीं ना कहीं तो होता है। भले वो सबके हिस्से में नहीं आता, लेकिन किसी के हिस्से में तो ज़रूर आता है। और ये मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में आई मेरे ठाकुर साहब के रूप में। जिस तरह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, प्यार में यकीन ना करने वाली लड़की के लिए वो गुस्से वाला पल था। लेकिन शायद किस्मत ने उनको मेरे लिए ही चुना था, इसलिए लाख नाराज़गी और नफ़रत के बाद भी उनकी मोहब्बत से मैं अनछुई नहीं रह पाई। उनकी सच्ची मोहब्बत ने मुझे अपने रंग में रंग ही लिया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसमें दो शख्स का हाथ है, एक तो मेरे पापा और दूसरा मेरी मोहब्बत। मैं नहीं जानती दुनिया में लोग मोहब्बत को लेकर क्या क्या सोचते हैं, कैसी मोहब्बत सच्ची होती है, कैसी मोहब्बत झूठी होती है। मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरी सांसों, मेरी धड़कन में, मेरे रूह में बसी हुई है। मेरे ठाकुर साहब, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। ये उनकी मोहब्बत का रंग है जो अब किसी के उतारे नहीं उतरने वाला। अब तो हमारी मोहब्बत का जीता जागता रूप भी हमारी दुनिया में आ चुका है। हमारा बेटा कुसंग ठाकुर हमारी दुनिया है वो। न्यूज़ एंकर बोली, मैम आपकी बातें सुनकर तो जाने कितनी लड़कियों को आपसे जलन हो रही होगी। कुमुद हंसते हुए बोली, मेरे ठाकुर साहब हैं ही ऐसे जिन्हें पाने का ख्वाब बहुतों देखते हैं, लेकिन खुद किस्मत से उनकी मोहब्बत मेरे हिस्से आई। उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, इसलिए मैं बस अपनी मोहब्बत के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगी। चाहे परिस्थितियाँ बदले या हालात, मौसम बदले या पूरी कायनात, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा ठाकुर साहब, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए।
मेरी ताकत बनकर खड़ा रखता है वो, मुझसे मेरी हर कमज़ोरी का पता है। वो डरता नहीं किसी से, हर मुश्किल में मेरी ढाल बन जाता है। खुद सहता है हर दर्द को, पर मेरी ओर देखता है तो मुस्कुराता है। वो जान है मेरी, जानता है वो मैं ज़िंदगी हूँ उसकी, ये मुझे भी पता है। चाहे मौसम बदले या ज़माने के मिजाज, बस वो एक शख्स ऐसा है जो मेरे लिए सदा एक सा रहता है। न्यूज़ एंकर बोली, बहुत बेहतरीन लाइनें कही आपने। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी आपके और आपके ठाकुर साहब की जोड़ी हमेशा बनी रहे। कुमुद बोली, थैंक यू। उसके बाद न्यूज़ एंकर और भी कुछ सवाल करती है जिनका जवाब कुमुद पोलाइटली बखूबी दे रही थी। यहाँ घर पर बैठा शशांक कुमुद की बातें सुन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। कुमुद अपना नाम सुनकर ताली बजा रहा था। कुशांक अपना नाम सुनकर ताली बजा रहा था। कुमुद की इतनी गहरी बातें उसे समझ में नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि उसकी मम्मा उसके पापा से और उससे बहुत प्यार करती हैं। कुमुद पिछले 4 सालों से जर्नलिस्ट की दुनिया में कदम रख चुकी थी। पढ़ाई पूरा होते होते पहले उसने अपने पापा का चैनल ज्वाइन किया। 6 महीने बाद शशांक ने अपना चैनल खोलने को कहा। ये ऑफिस तैयार करवाया। जल्दी ही कुमुद की हर चीज़ को देखने का नज़रिया, उसकी बेबाकी, उसकी सच्चाई उसके चैनल को इस मुकाम पर ले आई जहां अब वो दुनिया का जाना माना चेहरा थी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। शशांक उसके साथ हर मोड़ पर खड़ा था। आज उसी के साथ और प्यार की बदौलत उसने अपनी मेहनत को एक सही दिशा दी थी। आज लोग अगर किसी न्यूज़ को सुनते थे तो उसकी पुष्टि कुमुद के न्यूज़ चैनल KS पर करते थे, क्योंकि दुनिया को पता था कि बाकी न्यूज़ चैनल बिना तेल मसाला लगाए किसी न्यूज़ को पब्लिश नहीं करते, लेकिन KS किसी भी न्यूज़ को जांचने परखने के बाद ही लोगों के सामने रखती हैं, वो भी इतना जिससे किसी की प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब ना हो। कुमुद इंटरव्यू देने के बाद बाकी सब कामों का जायज़ा लिया। उसके बाद जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले तो बाहर शशांक गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे देख उसके चेहरे पर $1 मिलियन वाली स्माइल आ गई। वो दौड़कर शशांक के पास आने को हुई। शशांक तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। कुमुद कुछ समझ पाते उससे पहले ही शशांक उसे अपनी गोद में उठाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराज़गी दिख रही थी। कुमुद उसके सीने पर चूमते हुए बोली, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। शशांक बोला, आपका हमेशा से यही है, आप जानती हैं ना, इस वक्त आप अकेले नहीं हैं, मेरी प्रिंसेस भी आपके साथ है। कुमुद मुँह बनाते हुए बोली, ठाकुर साहब अभी 3 मंथ ही तो हुए हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं है। शशांक बोला, मैं कोई परेशानी होने भी नहीं दूंगा, कहते हुए उससे अच्छे से सीट पर बैठाता है और उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। कुमुद बोली, हमारा शहजादा कहाँ है? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, घर पर ही है, पहले तो आने की जिद कर रहा था लेकिन मेरे आने से पहले ही वो सो गया। कुमुद रास्ते में चाट, पानी पूरी, आइसक्रीम खाते हुए आती है और घर के लिए भी ले आती है। घर आते ही सभी उसके इंटरव्यू की तारीफ करने लगते हैं। कुमुद दादी के गले लगते हुए बोली, और बताइए क्राइम पार्टनर, आज किस किस क्राइम को अंजाम दिया आप लोगों ने? तभी कुसुम और अनुज का बेटा असुम, मासी माँ कुछ खास नहीं, बस सामने वाली आंटी के ऊपर हमने टॉमी को छोड़ दिया। कुमुद कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य नारायण ठाकुर बोले, सुलोचना जी, माँ क्या सच में आपने ऐसा किया? दादी कुमुद की तरफ देखने लगे। कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं डैड, हमारा टॉमी उनको काटा थोड़े होगा, लेकिन वो कुछ दिन हमारे घर में ताका झाकी बंद करेंगे। सुभद्रा जी बोली, हाँ ये तो है, घर से बाहर जब भी निकलो बिना टोके उसे रहा ही नहीं जाता है। शशांक बोला, अच्छा आप लोग बातें कीजिए, कुमुद चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। वो उसे लेकर कमरे में आता है। कुशांक बेड पर सोया हुआ था। कुमुद वॉशरूम में फ्रेश होकर आती है। शशांक उसे बेड पर सुलाते हुए तेल लेकर उसके पैरों की हल्की हल्की मालिश करता है। कुमुद बोले, आपको याद है ठाकुर साहब, जब कुशांक मेरे पेट में था और आपको ये न्यूज़ मिली थी? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन, मैं सुबह से ही आपको डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा था, लेकिन आप कह रही थी कि शायद वर्कलोड बढ़ने की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा माँ का फ़ोन आया कि आप बेहोश हो गई हैं। मुझे ही पता है मैं वहाँ से घर तक कैसे आया, लेकिन यहाँ आते ही जब डॉक्टर और बाकी सबको मुस्कुराते देखा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझे बिना कुछ बताए आपके पास भेज दिया।
कमरे में आपको होश में देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन जब आपको डांटने लगा और आप चुपचाप मेरे हाथ को अपने पेट पर रखा, मेरे लिए जैसे वो पल ही थम सा गया। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल नहीं, क्योंकि मुझे महसूस हो गया कि मेरा अंश आपके अंदर आ चुका है। ये सब बताते हुए शशांक फिर से उस पल में डूब गया था। कुमुद धीरे से उठकर शशांक के गले लगती हुई बोली, आई लव यू ठाकुर साहब, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मोहब्बत सिखाने के लिए। शशांक बोला, आई लव यू जान, मेरी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए, मुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा आई लव यू इन दोनों के लिए। कहते हुए अपना एक हाथ कुमुद के पेट पर और दूसरा हाथ कुशाग्र के सर पर रखता है। कुमुद बोली, ठाकुर साहब, क्या आपको पूरा विश्वास है अब की बार आपकी प्रिंसेस ही आएगी? शशांक कुमुद को बाहों में लेकर लेटते हुए बोला, बिल्कुल, अब की बार भगवान को मेरी सुननी ही होगी। कुमुद उसके गर्दन पर चूमते हुए, और कहीं अब की बार भी? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है, बस हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी उनकी जैसी मर्जी, जो भी देंगे हम उनका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। कुमुद शशांक के होठों को हल्के से चूमते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर अब की बार नहीं हुआ तो हम अगली बार ट्राई करेंगे। शशांक बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ये दूसरा बच्चा भी नहीं चाहता था, मेरा बस चले तो सारे दर्द से महफूज रखूं आपको। कुशाग्र के समय का दर्द भूल गई, बस ये बेबी आ जाए, उसके बाद मैं खुद ऑपरेशन करवा लूँगा। कुमुद बोली, लेकिन इतना दर्द तो हर माँ बाप को होता है ना? शशांक बोला, होता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो अभी से ही इस बात की चिंता लगी रहती है कि आपको फिर से इस दर्द से गुजरना होगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। कुमुद बोली, आप पास होते हो तो किसी दर्द का एहसास नहीं होता। शशांक बोला, मैं हमेशा आपके पास हूँ, कहते हुए अपने हाथों से उसे खींचकर करीब कर लेता है और उसके गालों को चूम लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर में कुशांक भी कुनमुनाने लगा। शशांक अपने बेटे को बाहों में भरकर पीठ के बल लेट जाता है। कुशांक अपने पापा के सीने पर लेटे हुए कुमुद को देख जल्दी से उसके पास आ जाता है। कुमुद धीरे से उसे गोद में लेते हुए खूब सारा प्यार करती है। शशांक अपनी जान और अपनी दुनिया को खुश देख मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही इनके प्यार और फैमिली के साथ समय गुजरता जा रहा था। शशांक अब कुमुद को घर से ही काम करने के लिए मना लिया था, क्योंकि अब 7वां महीना लग चुका था। वो खुद भी ज़्यादातर घर से ही ऑफिस वर्क करने की कोशिश करता। बाकी परिवार वाले भी कुमुद का बहुत ध्यान रख रहे थे। अब सभी फैमिली लगभग एक साथ ही रहती थी। अनुज के मम्मी पापा भी आते जाते रहते थे। अनुज और कुसुम भी कुछ वक्त उनके साथ तो कुछ वक्त यहाँ गुजारते थे। धीरे धीरे कुमुद का 9वां महीना पूरा हुआ और आज वो फिर से हॉस्पिटल में थी। शशांक उसके साथ ही था। कुमुद को दर्द में देख वो बेचैन हो रहा था, लेकिन अब की बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए वो खुद को मजबूत बनाए कुमुद की हथेली थाम उसका सर सहला रहा था। लगभग आधे घंटे बाद उस कमरे में कुमुद की चीख शांत हुई और एक प्यारी किलकारी गूंज उठी। कुमुद पूरी तरह से बेहोश तो नहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना हाथ भी हिला सके। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो मिस्टर ठाकुर, आपकी राजकुमारी का आगमन हो चुका है। ये सुनते ही शशांक कुमुद का सर चूमते हुए भीगे गले से, सुन रही हैं जान, मेरी प्रिंसेस आ चुकी है। कुमुद के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी हथेली को शशांक की हथेली में कसते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन हमारी शहजादी के पापा। डॉक्टर बच्चे को क्लीन करने के बाद अच्छे से टॉवल में लपेटते हुए शशांक के हाथों में देते हैं। शशांक अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लेता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सारी जन्नत की खुशियों की चाबी शशांक के हाथों में थमा दी हो। डॉक्टर बोले, मिस्टर ठाकुर, आप थोड़ी देर बाहर अपनी फैमिली वालों से मिल लीजिए, तब तक हम मैम को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। शशांक कुमुद के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कुमुद पलकें झपका देती है। शशांक बेबी को लेकर बाहर आता है। सारे फैमिली मेंबर बाहर डेरा डाले हुए थे। घर पर केवल दादी और बच्चे थे। बच्चे अभी सोए हुए थे, इसलिए किसी ने उन्हें जगाया नहीं। दादी भी भगवान के मंदिर में माला जपते हुए बेसब्री से खुशखबरी आने का वेट कर रही थी।
दरअसल कुमुद को सुबह सुबह 4 बजे दर्द स्टार्ट हुआ था, इसलिए शशांक जल्दी से कुमुद को बाहों में लेकर बाहर वॉचमैन को सबको इन्फॉर्म करने को कहकर हॉस्पिटल आ गया था। वॉचमैन ने जैसे ही अंदर आकर सबको बताया, सभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। शशांक जैसे ही बेबी को लेकर बाहर आया, सभी उसकी तरफ लपके। सूर्यनारायण ठाकुर जल्दी से शशांक के गोद से बच्चे को लेते हुए बोले, मैं दादा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं मिलूंगा। सुलोचना जी बोली, ये क्या बात हुई, आप दादा हैं तो मैं भी तो दादी हूँ। तभी सुनील जी बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोला, आप दोनों पहले डिसाइड कीजिए, तब तक अपनी नातिन से मैं मिल लूँ। शशांक बोला, आपको कैसे पता कि ये आपकी नातिन ही है? ये सुन सभी हंसते हुए बोले, तेरे चेहरे की रौनक ही बता रही है कि तेरी राजकुमारी आ चुकी है। शशांक मुस्कुरा देता है। अनुज उसके गले लगते हुए, कांग्रेचुलेसन मेरे यार। सभी बच्ची को बारी बारी लेकर प्यार कर रहे थे, जिससे बच्ची धीरे धीरे अब इरिटेट होकर रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ सुनते ही शशांक अपनी गोद में उसे लेते हुए उसे चुप कराने लगता है। बच्ची भी उसके गोद में आते ही शांत हो गई थी। अब वो इत्मीनान से आंखें बंद किए सो गई। कुसुम बोली, ये तो सच में अपने पापा की ही शहजादी है। अनुज बोला, बिल्कुल, आपको कोई शक है? तभी नर्स बाहर आकर, सर मैम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग मिल सकते हैं। ये सुनते ही सभी कुमुद की तरफ भागते हैं। शशांक भी अपनी बेटी के सर को चूमते हुए उसे लिए कुमुद के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सभी कुमुद से मिलकर बेस्ट विशेष देते हैं। कुमुद बोले, कुशांक कहाँ हैं? तब सबको याद आता है कि घर पर दादी और बच्चे भी हैं। सूर्यनारायण ठाकुर जल्दी से दादी को फ़ोन करके सारी खबर सुनाते हैं। दादी खुश होते हुए सारे बच्चों को जगाकर उनके लिटिल सिस्टर के आने के बारे में खबर करती हैं। कुशांक और असुम अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए बेसब्र होने लगते हैं। अनुज और कुसुम की बेटी 1 साल की थी, वो अभी सोई हुई थी। दादी सारे सर्वेंट को दरवाजे से लेकर हाल सब अच्छे से डेकोरेट करने का ऑर्डर देती हैं। मेड के साथ मिलकर कुमुद के लिए अदरक, हल्दी, घी से मसाले तैयार करने लगती हैं। शशांक बेबी को कुमुद के पास रखता है। कुमुद उसे देख खुशी से रो पड़ती है। वो बिल्कुल शशांक की ही कॉर्बन कॉपी लग रही थी। बेबी भी कुमुद को देखने लगती है। सुभद्रा जी बोली, बेटा डॉक्टर कब तक डिस्चार्ज करेंगे? शशांक बोला, अभी पूछा नहीं है माँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है तो 1-2 घंटे में छुट्टी कर देनी चाहिए। सुलोचना जी बोली, ठीक है, तो हम लोग घर के लिए निकलते हैं। बच्चे भी माँ जी को तंग कर रहे होंगे, बाकी तैयारियां भी करनी होगी। शशांक बोला, मैं भी यही कहने वाला था, आप लोग घर जाइए, मैं कुमुद को लेकर आता हूँ। अनुज और कुसुम को छोड़कर चारों सीनियर सिटीजन घर के लिए निकल पड़ते हैं। दादाजी की डेथ 2 साल पहले ही हो गई थी। अनुज और कुसुम पेपर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरा करने चले जाते हैं। शशांक कुमुद के पास बैठते हुए बोला, अभी भी दर्द हो रहा है? कुमुद ना में सिर हिलाते हुए शशांक का हाथ पकड़कर बोली, जब आप पास हैं तो किसी दर्द की क्या मजाल जो मुझे छू भी सके, और जो जन्म देते वक्त दर्द था वो तो इसे देखते ही खत्म हो गया। शशांक कुमुद का सर चूमते हुए बोला, मैं बता नहीं सकता आज मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब कुशांक को पहली बार अपने हाथों में लिया था, वैसे ही आज भी हमारी शहजादी को हाथों में लेते हुए महसूस हुआ था। आई लव यू जान, हमारा इस मुकम्मल करने के लिए। कुमुद बोली, आई लव यू ठाकुर साहब, मुझे मोहब्बत सिखाने के लिए और इन सारे खूबसूरत लम्हों के लिए। तभी नर्स अंदर आते हुए बोली, मैम बच्चे के जन्म का आधा घंटा हो गया है, अब आप उसे दूध पिलाने की कोशिश करें। कुमुद हाँ में सिर हिलाते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। शशांक धीरे से उसे बैठाकर पीछे से तकिया लगा देता है, फिर बेबी को उठाकर उसकी गोद में रखते हुए कुमुद को पीछे से बाहों में भर लेता है। कुमुद बेबी को दूध पिलाने लगती है। वो सुकून से आंखें बंद कर शशांक के सीने पर अपना सर टिका देती है। बेबी के सोने के बाद शशांक बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए पहले कुमुद को लेटा देता है, फिर बेबी को भी उसके पास सुलाते हुए दोनों का सर चूम लेता है। कुमुद बोली, पता नहीं घर पर कुशांक कैसे होगा। शशांक बोला, परेशान मत होइए, बस कुछ देर में हम लोग घर ही चल रहे हैं। शशांक कुमुद को लेकर घर आता है। गाड़ी से उतरते ही कुशांक अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ जाता है। शशांक उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है। कुमुद शशांक अपने दोनों बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। सुलोचना जी उनकी आरती उतार कर नजर उतारती हैं।
कुमुद को बच्चे के साथ कमरे में भेज दिया जाता है। असुम और कुसांग बेबी के साथ खेलना चाहते थे, इसलिए शशांक दोनों बच्चों को लेकर कमरे में आ जाता है। दोनों बच्चे बेड पर लेटी अपनी छोटी सी सिस्टर को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शशांक कुमुद को आराम करने को कहकर दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है। दादी कुमुद के लिए कच्ची हल्दी और घी का बना मसाला और एक गिलास दूध गर्म करके लेकर आती हैं। सभी कुमुद का पूरा ख्याल रख रहे थे, साथ में बच्ची का भी। रात के वक्त दादी और सुभद्रा जी कुमुद के साथ ही सोती थी, ताकि रात में बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके और कुमुद को थकान ना हो। शशांक उसी कमरे में एक और बेड लगवा दिया था, क्योंकि कुशांक रात में कुमुद को ढूंढने लगता था, इसलिए शशांक अपने बेटे के साथ उस बेड पर सोता था। 2 दिन बाद ही वरुण अपनी पत्नी और बेटी के साथ आ गया। शैलजा और विजय ठाकुर को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। शशांक उन्हें किडनैप करने के बाद पहले तो बहुत दिनों तक टॉर्चर किया। लगभग 2 महीने में ही दोनों की हालत बद से बदतर हो गई थी। वरुण पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुका था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 महीने बाद शशांक ने दोनों को ऐसा ड्रग्स इंजेक्ट किया जिससे दोनों गर्दन के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए। वो सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद अपने आदमियों से वरुण के बंगलों के बाहर फेंकवा दिया। इन 2 महीनों में वरुण शशांक और बाकी फैमिली मेंबर को भी ये बात बता चुका था। सभी फैमिली परेशान थे। शशांक भी खोजबीन करने का दिखावा कर रहा था। वरुण जब ऑफिस से घर आया तो मेन गेट पर उन दोनों को देख जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हार कर वरुण ने दोनों को नर्स के हवाले कर दिया। नर्स भी जब तक वरुण घर पर रहता तब तक थोड़ी देखभाल करती, उसके बाद वो भी उसी तरह लापरवाह हो जाती। ऐसे ही करते हुए अपने कर्मों का फल भोगते भोगते 3 साल बाद दोनों मर गए। दोनों के जाने से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनके मरने से 1 साल पहले ही वरुण ने शादी कर ली थी। शशांक उसे मुंबई ऑफिस का मैनेजर बना चुका था। वो भी पूरा काम ईमानदारी से करता था। उसने ऑफिस में ही अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से लव मैरिज किया था। 1.5 साल की उनकी एक बेटी भी थी। छठी के दिन स्वाति और राजीव भी दिल्ली से आ गए। उन दोनों को 2 बेटे थे। छठी की पूजा और नामकरण एक साथ ही रखा गया था। सभी लोग तैयार थे। शशांक कुमुद और अपने दोनों बच्चों को लेकर पूजा पर बैठा। फिर पंडित जी ने बच्ची का नामकरण संस्कार करते हुए बुआ को उसका नाम कान में बोलने को कहा। स्वाति बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए सानवी शशांक ठाकुर। बच्ची मुस्कुराने लगी। शशांक अपनी बेटी को गोद में लेते हुए उसके माथे को चूम बोला, मेरी राजकुमारी सानवी शशांक ठाकुर। कुसुम बच्ची को गोद में लेते हुए बोली, मैं तो सानू बुलाऊंगी। असुम बोला, हाँ मम्मा, सानू मेरी डॉल। अब हमारे पास 2 डॉल हो गई है, एक सानू और दूसरा आसू, अनुज की बेटी। कुशांग तो अब अपने मम्मा की गोद में ही बैठा था। अपनी लिटिल सिस्टर से प्यार भी करता था, लेकिन मम्मा की गोद में देखकर उसे जलन भी हो रही थी। लेकिन अब वो मौका पाकर कुमुद की गोद से उतर ही नहीं रहा था। कुमुद और शशांक भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए वे दोनों भी इस वक्त कुशांग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि सानवी अभी छोटी थी, वो किसी की गोद में भी रह जा रही थी। लेकिन कुशांग की उम्र ऐसी थी कि उसके दिल में कोई भी नेगेटिविटी आ सकती थी। शशांक और कुमुद दोनों तरफ से अपने बेटे का गाल चूम लिए। कुशांक तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। शशांक की पूरी दुनिया कुमुद और उसके राजकुमार और राजकुमारी के आसपास घूमती थी। फैमिली का भी ध्यान रखता था, लेकिन इस वक्त अब थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि लगभग 5 महीने से वो कुमुद से दूर था। अगर थोड़ा बहुत प्यार करने भी जाता तो कभी उसका राजकुमार तो कभी उसकी प्रिंसेस बीच में आ जाते, जिससे वो चिढ़ जाता। अब तो उसकी प्रिंसेस भी 2 महीने की हो चुकी थी। आज भी ऑफिस जाने के वक्त जैसे ही कुमुद को किस करने के लिए झुका, उसी वक्त उसकी प्रिंसेस रोने लगी, जिससे वो चिढ़ते हुए गुस्से में ऑफिस चला गया। कुमुद भी इस बात को समझ रही थी। भले वो अपना गुस्सा कभी कुमुद को नहीं दिखाता था, लेकिन उसकी मन की बातें जानना कुमुद के लिए कोई भारी बात नहीं थी। अगले दिन इनकी 8वीं मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। कुमुद कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपने काम में जुट गई। कुशांक अब 4 साल का हो गया था, इसलिए वो पास के ही एक प्ले स्कूल में जाता था। सुलोचना जी या सुभद्रा जी उसे लेने और छोड़ने जाते थी।
कुमुद अपने क्राइम पार्टनर मतलब दादी से कुछ बातें डिस्कस करने के बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट चली गई। शशांक ऑफिस आकर काम में जुट गया था। अपने टेबल पर रखे कुमुद और दोनों बच्चों की तस्वीर देखते हुए धीरे धीरे उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था। कहीं ना कहीं वो भी समझ रहा था कि दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए कुमुद का ज़्यादा ध्यान बच्चों पर ही जाएगा। वो खुद भी अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखता था, बस थोड़ा सा प्यार खुद के लिए भी चाहता था। रात के समय शशांक ऑफिस से आ गया था। सुलोचना जी और सूर्यनारायण ठाकुर गांव गए हुए थे, इसलिए सुभद्रा जी और सुनील जी रात को यहीं रह जाते थे। आज कुसुम और अनुज की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए वो कुसुम और अपने दोनों बच्चों के साथ होटल में केवल अपनी फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसने कुमुद शशांक को भी चलने को कहा था, लेकिन कुमुद आज कुछ और प्लान की हुई थी, इसलिए दोनों को गुड विशेष देकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहा। शशांक के घर सभी एक साथ डिनर करने बैठे हुए थे। डिनर करने के बाद शशांक बच्चों और सुभद्रा जी और सुनील जी के साथ बाहर लॉन में टहलने आ गया। कुमुद दादी के पैर में मालिश करने लगी, उसके बाद अपने कमरे में आ गई। बाहर सर्वेंट किचन का सारा काम निपटाने के बाद अपने अपने क्वार्टर में आ गए। पीछे रहने के लिए घर बन चुका था, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। आधे घंटे बाद शशांक सबके साथ घर के अंदर आ गया। सुभद्रा जी दरवाज़ा लॉक करके बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक कर अपने कमरे में चली गई। सानवी पहले ही सो चुकी थी। शशांक कुशांक को लिए जैसे ही कमरे में आया, कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ये देख शशांक हैरानी से, कुमुद ये पूरी तरह से लाइट क्यों बंद किया है? तभी कमरे में थोड़ी सी रोशनी होती है। माचिस की तीली जलने की रोशनी थी। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश फैलने लगा, क्योंकि उस तीली से टेबल पर सजाए कैंडल जल उठते हैं, जिसकी रोशनी में कुमुद का चेहरा सोने की भांति दमक रहा था। शशांक तो कुछ देर के लिए कुमुद को देखते ही रह जाता है। हल्की गुलाबी साड़ी में इस वक्त कुमुद शशांक का दिल बेतहाशा धड़का रही थी। शशांक अपने गोद में सोए कुशांक को बेड पर सुलाते हुए कुमुद की तरफ बढ़ता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि सभी जगह गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई हुई है। धीरे धीरे उसकी नज़र पूरे कमरे का मुआयना करने लगती है। इस वक्त पूरा कमरा फूलों और पत्तियों से सजा हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था। कुमुद अब बालकनी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। बाहर से आती ठंडी हवाएं इस वक्त उसके बदन को छू रही थी। शाम से बादल घिर रहे थे, इसलिए इस वक्त मौसम बहुत सुहावना हो गया था। कभी भी बारिश हो सकती थी। ऐसे आलम में शशांक कुमुद के पास जाने के लिए बेसब्र हो गया। जैसे ही वो कुमुद के पास पहुंचा, कुमुद का उड़ता हुआ आंचल उसके चेहरे पर टकराने लगा। शशांक मुस्कुराते हुए आंचल को अपने हाथों में पकड़े धीरे धीरे अपने और कुमुद के बीच की सारी दूरियों को खत्म करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुमुद उसकी बाहों पर अपने बाहें लपेटते हुए मुस्कुराने लगी। शशांक उसके कंधे पर चूमते हुए कंधे पर अपने चिन्ह रख, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है और इनमें सबसे खूबसूरत है मेरी जान। कुमुद घूमकर शशांक के सीने से लग जाती है। शशांक उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू। कुमुद भी उसके सीने पर चूमती हुई बोली, आई लव यू टू। जानती हूँ बच्चों की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, अपने दोनों बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि आपके होने से उनका वजूद है। शशांक उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी कुमुद अपने ठाकुर साहब से कितना प्यार करती है। मुझे भी अपने बच्चों की परवाह है, लेकिन जान ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। मुझे आपके पास नहीं आने देते। ये कहते हुए शशांक मुंह बना लेता है। कुमुद हंसते हुए उसकी गर्दन में अपने दोनों बाहें डाल, ये दोनों भी तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही की तरह शरारती। शशांक बोला, अच्छा जी, तो मैं शरारती हूँ, तो चलिए थोड़ी सी शरारत आपको दिखाई देता हूँ। बोलते हुए उसके होठों को लॉक कर देता है। कुमुद भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद शशांक कुमुद को बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में थे। अगली सुबह दोनों की नींद कुशांक की आवाज़ से खुली। वो उठकर दोनों को जगा रहा था, क्योंकि उसे सुसु आई थी। सुबह के 7 बज रहे थे। शशांक उसे लेकर वॉशरूम में आ गया। कुमुद का आज उठने का मन नहीं कर रहा था, वो फिर से सो गई। शशांक कुशांक को ब्रश कराकर उसे तैयार कर बाहर खेलने के लिए भेज दिया। कुशांक के जाने के बाद शशांक कुमुद के पास आकर बैठते हुए उसके माथे को चूमकर बोला,
हैप्पी एनिवर्सरी जान। कुमुद मुस्कुराते हुए अपनी अधखुली आंखों से उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली। आपको भी कांग्रेचुलेसन, मैरिज एनिवर्सरी माई हार्ट। शशांक बोला, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। कुमुद अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, आज मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ सोने दीजिए ना। शशांक उसके ईयरलब को चूमते हुए बोला, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज आप सोती रहेंगे जान। आज ही के दिन आप मेरी ज़िंदगी में आई थी। कुमुद उसके गालों को चूमते हुए बोली, ये दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आई लव यू माई हार्ट। वैसे आज हमारी प्रिंसेस कैसे नहीं जगी। शशांक बोला, सभी बच्चों की नींद अलग अलग होती है। कुशांक आज भी गहरी नींद में सोता है, लेकिन आपकी प्रिंसेस की नींद बहुत ही कच्ची है। हल्की आहट से भी वो जग जाती है। कल जब आप ऑफिस चले गए तो मैं दादी से इसी बारे में बात कर रही थी। शशांक हैरानी से बोला, क्या आप दादी से हमारे बारे में बात करती हैं। कुमुद उसके गालों को चूमते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग लगाना बंद कीजिए। मैंने इस बारे में बात की थी कि सानवी हल्की आहट से भी जग जाती है, जबकि कुशांक ऐसा नहीं था। तब दादी ने बताया कि सभी बच्चों की नींद एक जैसी नहीं होती, और तब मुझे समझ आया कि ऐसा क्या होता है कि ये दोनों उड़ जाते हैं। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, मैं सोच रहा था ये दोनों मुझसे जलते हैं। कुमुद हंसते हुए बोली, अच्छा ये दोनों आपसे जलते हैं या आप खुद ही इनसे जलते हैं। शशांक कुमुद की तरफ झुकते हुए, मेरी बीबी पर मेरा हक है, और ये दोनों मुझे आपके पास नहीं आने देते तो जलन होगी ही, कहते हुए उसके होठों को चूम लेता है। कुमुद भी उसकी बाहों में पिघलने लगती है। शशांक उसे उसी तरह गोद में उठाते हुए बाथरूम में लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। सानू भी जग गई थी और कुशांक उसके पास बैठा उससे बातें कर रहा था। असुम भी आ गया था। असुम और कुशांक दोनों को देख, पापा मम्मा को क्या हुआ, आपने उन्हें गोद में क्यों उठाया है। ये सुनते ही कुमुद घबरा जाती है। शशांक बोला, बेटा आपकी मम्मा बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई थी, इसलिए मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनते ही कुशांक जल्दी से बेड पर से उतरते हुए उनके पास आकर, मम्मा ज़्यादा चोट लग गई है क्या। कुमुद बोली, नहीं बेटा अब मैं ठीक हूँ, आप जाकर खेलिए, मैं थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आती हूँ। शशांक उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर देता है। असुम कमरे से बाहर चला गया था। ये देख शशांक दरवाज़ा लॉक कर अलमारी में से कपड़े निकालते हुए कुमुद को साड़ी पहनाने में हेल्प करने लगता है। लेकिन हेल्प तो बहाना था, वो कुशांक की नज़र बचा बचा कर कुमुद को छेड़ रहा था। कुमुद को शर्म के साथ थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कुशांक 4 साल का हो चुका था। उम्र के हिसाब से वो काफ़ी समझदार भी हो गया था। कुमुद ने आज साड़ी पहनी। शशांक उसके साड़ी के प्लेट बनाता हुआ उसके कमर और पेट पर अपनी उंगलियों से शरारत करता है, और कुमुद सिहर कर रह जाती है। दोनों तैयार होने के बाद अपने बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आते ही सभी उन्हें 8वीं मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं। शशांक सभी बड़ों का पैर छूने के बाद अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है। उसके फ़ोन करने के 10 मिनट बाद ही असिस्टेंट बड़ा सा केक लेकर वहाँ हाजिर हो जाता है। अनुज बोला, इस वक्त केक क्यों मंगवाया है, पार्टी तो रात को है ना। शशांक बोला, नहीं पार्टी इसी वक्त होगी, क्योंकि मैं 2 घंटे बाद कुमुद को लेकर शिमला जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। ये सुनते ही दादी बोली, क्या, और तूने मुझे बताया भी नहीं। शशांक दादी के गले लगते हुए बोला, पहले से प्रोग्राम नहीं था दादी, आज सुबह ही सोचा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर कुछ वक्त केवल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। दादी मुस्कुराते हुए बोली, चल कोई बात नहीं, भगवान तुम दोनों का प्यार इसी तरह बनाए रखे। सुभद्रा जी बोली, बेटा वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए सानवी का ख्याल रखिएगा। कुशांक तो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन सानवी अभी बहुत छोटी है। शशांक बोला, जी माँ आप चिंता ना करें, मैं सबको अच्छे से रखूँगा। सुनील जी बोले, तो ठीक है भाई, जल्दी से केक कट कीजिए, आप लोगों को निकलने में भी देर हो जाएगी। केक काटने के बाद सभी की बेस्ट विशेष लेकर शशांक कुमुद के साथ ज़रूरी सामानों की जल्दी से पैकिंग कर दोनों बच्चों के साथ शिमला के लिए निकल जाता है। कुशांक घूमने जाने के नाम पर बहुत खुश था। चारों शाम के 6 बजे तक शिमला पहुंच जाते हैं। होटल में शशांक ने पहले ही बुकिंग करके सारे अरेंजमेंट करने को कह दिए थे। दोनों बच्चे गर्म कपड़े में लिपटे हुए थे। कुमुद जैसे ही कमरे में आई, कमरा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। हनीमून स्वीट्स वाला कमरा था। शशांक अपनी प्रिंसेस को बेड भर अच्छे से सुलाकर कंबल उड़ा देता है। कुशांक बेड पर बैठकर टीवी देखने लगता है। शशांक कुमुद फ्रेश होकर थोड़ा आराम करते हैं।
कुशांक दोनों के बीच में आकर खेलते हुए अब सोने लगता है। इसलिए शशांक डिनर मंगवाकर सबके साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद कुशांक अपने मम्मा की गोद में ही सो जाता है। कुमुद उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर कंबल ओढ़ाती है। फिर वो सानवी के पास लेटते हुए उसे भी दूध पिला देती है ताकि रात में वो जल्दी से जगे नहीं। दूध पिलाकर जैसे ही हटती है शशांक उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। कुमुद कुछ समझती उससे पहले ही दोनों बालकनी में थे। वहाँ एक गद्दा बिछा हुआ था और वाइट पर्दे से टेंट की तरह बनाया गया था जिससे हल्की चांद की रोशनी अंदर तक आ रही थी। आसमान में बादलों के बीच झांकता हुआ चांद अटखेलियाँ कर रहा था। शशांक कुमुद को खड़ा कर नीचे घुटने पर बैठ कुमुद का पैर उठाकर अपनी जांघों पर रख लेता है। कुमुद हड़बड़ाते हुए शशांक के कंधे पर अपने हाथ रख देती है। शशांक कुमुद के पैरों में एक खूबसूरत सा पायल पहनाते हुए उसके पैरों को चूम लेता है। कुमुद ये देखकर मुस्कुरा देती है। शशांक पायल पहनाने के बाद उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की पहली नज़र में मेरी नज़रों से होकर रूह तक उतर जाएगी। आप मुझ में इस कदर शामिल हैं जैसे हम दो नहीं एक ही हैं। मत पूछो कि हमने आप में ऐसा क्या देखा था। आपके साथ सुकून और आपकी आंखों में हमने अपना खुदा देखा था। कुमुद अपना हाथ उसके कंधे से हटाते हुए गालों पर रख कर बोली, एक तेरे ही होने से आबाद है जहां मेरा। तू हर पल साथ रहना बनकर आसमान मेरा। तुझे चाहती हूँ अपने जान से भी ज़्यादा। तुझे लेकर कभी ना बदलेगा ये ख्याल मेरा। मैं सोचती नहीं दुनिया की जब बात तेरी हो। तू चाहे तो ले लेना इम्तिहान मेरा। कोशिश करूँगी तुझे दे सकूँ इश्क सारे जहाँ का। अगर रह जाए कोई कमी तब भी छोड़ कर ना जाना कभी हाथ मेरा। शशांक कुमुद की बातों में डूबा मुस्कुराते हुए उसके लबों को चूम लेता है। दोनों अपनी मोहब्बत के सफ़र में फिर से निकल पड़े थे। इनकी मोहब्बत जन्मों की थी जिनमें इन्हें सदियां गुजारनी थी। फिर भी कम ही था। एक अकड़ू सा लड़का जिसे मोहब्बत हो गई उसके लिए वो बिल्कुल सॉफ्ट था सिर्फ तुम्हारे लिए। एक गुस्से वाली लड़की जिसे मोहब्बत में यकीन नहीं था लेकिन जब उससे मोहब्बत हुई तो अपने गुस्से को भुला बैठी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये अकड़ू सा लड़का और ये गुस्सैल सी लड़की दोनों अपनी मोहब्बत की दुनिया सजाते हुए ताउम्र एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहे। इनके मोहब्बत के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं था। अभी सदियों का सफ़र बाकी था। आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज कहानी का लास्ट पार्ट है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।